हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे, एक फिगर आपको गिवन है आपकी एनसीईआरटी में। अगर आप देखोगे 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें हमारे चैप्टर में ये वाली एक फिगर गिवन है। इस फिगर में हमें ये बताया गया है अलग अलग जो चीज़ें हमें कुदरती रूप से देखने को मिलती हैं हमारे आसपास, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम सबसे पहले तो अनएडेड आई से देख सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी तरीके की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह की नीड नहीं है। नॉर्मल आपको अपनी आंखों से ये सारी चीजें दिख जाएंगी क्योंकि उनका साइज बड़ा है। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती है कुदरत में जिसके लिए आपको लाइट माइक्रोस्कोप की नीड होती है, जो हमारे स्कूल वाले माइक्रोस्कोप होते हैं जिनकी रेजोल्यूशन पावर ठीक ठाक होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो चीजें हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं वो हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और कुछ चीजें कुदरत में ऐसी भी हैं जिनको आप लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, उनका साइज बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा छोटा है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है इस वाले फिगर में, ये वाला जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, यहां पर हमें साइज जानना है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का और उसकी विजिबिलिटी को कि कौन सी चीजें आपको एक तो अनएडेड आई से दिख जाएंगी और कौन सी चीजों के लिए आपको एडेड आई की रिक्वायरमेंट है। एडेड आई मतलब आपको स्पेसिफिकली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन चीजों को देखने के लिए। ठीक है। तो इस फिगर में अलग अलग साइजेस को कंपेयर करा गया और आपको यह बताया गया कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की आपको नीड है, रिक्वायरमेंट है उनको ऑब्जर्व करने के लिए। इस फिगर के अंदर जो रेंज है वो 1 किलोमीटर से लेकर 0.1 नैनोमीटर तक का है। ठीक है। ये देखो 1 किलोमीटर सबसे टॉप पर, ठीक है, और उसके बाद 0.1 नैनोमीटर। 1 किलोमीटर की रेंज पर जैसे आपको स्काई में रॉकेट्स, प्लेन्स वगैरह उड़ते हुए आराम से दिख जाते हैं। ठीक है। तो इस फिगर के थ्रू हम ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि कुदरत में पाई जाने वाली अलग अलग चीजों का जो साइज होता है उसकी अलग अलग रेंज कैसी है और कौन कौन सी चीजें जो एक स्पेसिफिक रेंज में फिट होती हैं उनको आप नेकेड आई से देख सकते हो और कुछ ऐसी चीजें जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर 3 कलर्स के कॉलम है, मैंने एक्सप्लेनेशन को उसी कलर के हिसाब से डिवाइड कर रखा है जैसा कलर यहाँ पर गिवन है। ग्रीन वाली जो हमारी पट्टी है, ये जो स्ट्रिप है, ये अनएडेड आई है। ऑरेंज वाली जो हमारी पट्टी है ये है लाइट माइक्रोस्कोप की, और ब्लू वाली जो हमारी स्ट्रिप और पट्टी है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन कॉलम, ये जो हरी वाली जो पट्टी है इसके अंदर कहां से लेकर कहां तक चीजें आ रही हैं। तो रॉकेट से लेकर यहां पर अगर आप देखो एमीबा तक, ये वाली जो पट्टी है देखो एमीबा की रेंज को टच कर रही है। यहां तक हमें अनएडेड आई की अनएडेड आई हो अगर हमारी आईज में हमें कुछ चश्मा वगैरह ना भी लगाना पड़े। हाँ, अगर आपकी जो है पावर आपकी आईज की कम है तो आप चश्मा वगैरह पहन सकते हो, लेकिन ये अनएडेड आईज के ऑब्जेक्ट हैं जो आपको माइक्रोस्कोप के बिना जो है आप इनको आराम से देख सकते हो। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स जो कि अनएडेड आई से विजिबल हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, जो इस फिगर में गिवन है सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स मैंने लिख रखे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। रॉकेट है, नीम का पेड़, इंसान, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है। तो रॉकेट, नीम का पेड़, ठीक है, इंसान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चिकन, एग, फिश और एक एमीबा। तो कुछ जो बड़े बड़े जैसे सेल्स होते हैं जैसे फिश एग भी दोस्तों एक प्रकार का सेल है, और एमीबा, वो भी कभी कभार आप नेकेड आई से यानी कि अनएडेड आई से देख सकते हो। अब ये एक कैच करने वाली चीज है, इसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर लिख रखा है आपको ये बताने के लिए। देखो ग्रीन वाली पट्टी यहां तक टच हो रही है। ठीक है। इसको गूगल पे जाने के बाद, सर्च करने के बाद मुझे डाउट हो रहा था कि हम एमीबा को नेकेड आई से कैसे देख सकते हैं। तो अगर आप इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो आपको अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है, एमीबा के भी ना दोस्तों अलग अलग साइज होते हैं। तो जो जाइंट एमीबा जो स्पीशीज होती है, एक एमीबा की स्पीशीज होती है जिसको हम कहते हैं जाइंट एमीबास। ठीक है। वो बेसिकली कैसे दिखते हैं, जैसे स्टार फिशेज होती है ना, जो स्टार फिश होती है उसकी तरह दिखते हैं। तो जाइंट एमीबास कभी कभार नेकेड आई से विजिबल होते हैं। तो यहां पर इन्होंने सिर्फ एमीबा बोल रखा है, एमीबा के जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उनका जो साइज है वो तो उन्होंने बता नहीं रखा। तो कुछ एमीबास को, कुछ फिश एग्स को और कुछ एमीबा को आप नेकेड आई से देख सकते हो, ये वाली बात याद रखना। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऑरेंज वाली जो पट्टी है
वो फिश एग से होते हुए, कभी कभार जो फिश एग है या जो फिश एग जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वहां पर मछली ने अंडे दिए, लेकिन वो इतने छोटे कि हो सकता है कि आपको नेकेड आई से प्रॉपर तरीके से विजिबल ना हो। और ये वाला जो ऑरेंज वाला जो स्ट्रिप है, ठीक है, ये वायरस और राइबोसोम्स तक जा रहा है। तो यहां पर आपको हो सकता है कि अनएडेड हो, क्या सकता है ऐसा हो गई कि अनएडेड आई से आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपको उसके लिए एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप की नहीं, और जिसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, ऐसे माइक्रोस्कोप को हम लोग कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप से आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। तो ऑरेंज कॉलम है वो लाइट माइक्रोस्कोप के कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट की नीड होती है, ठीक है, ताकि आप उनको नेकेड आई से जो नहीं देख सकते हो फिर भी आप उनको देख सको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये ना माइक्रोमीटर की रेंज में होते हैं। और दोस्तों माइक्रो का जो सिंबल होता है ना साइंस में, वो ऐसे होता है, जैसे आपने एक यू बनाया, इसमें यहाँ पर एक डंडी खींच दो और इसके आगे आप मीटर लगा दो, तो ये आपका बन गया माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये माइक्रोमीटर की रेंज में है, आपको ये दिख नहीं सकते नेकेड आई से, तो इसके लिए आपको एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जिसका बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन ना हो लेकिन ठीक ठाक हो, लाइट माइक्रोस्कोप की आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से अच्छे से विजिबल होंगे आपको, वो क्या है? फिश एग, एमीबा, बहुत सारे प्लांट सेल, बहुत सारे एनिमल सेल्स, न्यूक्लियस, ज्यादातर बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये सारी चीजें आपको लाइट माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगी। अब कुछ चीजें दोस्तों कुदरत में ऐसी भी होती हैं जहां पर लाइट माइक्रोस्कोप भी फेल हो जाता है, उसके लिए आपको चाहिए पड़ता है एक बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का एक साइंटिफिक डिवाइस जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स दोस्तों, मैंने साइंस में आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। हम लोग लिविंग क्रिएचर्स को भी साइंस में ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एनसीईआरटी में ये सर बार बार ऑब्जेक्ट क्यों लिखा आता है। कुछ ऑब्जेक्ट जैसे वायरस जो होते हैं उनका साइज बैक्टीरिया से भी कम होता है। मैंने आपसे शुरुआती लेक्चर्स में, जब ये वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, मैंने आपसे पूछा भी था कि वायरस का साइज छोटा होता है कि बैक्टीरिया का, है ना। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बड़े अच्छे आंसर दिए थे, सही थे आप लोगों के सारे आंसर। वायरस का साइज बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो वायरस जैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत ही ज्यादा टाइनी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, उनको आप ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे एटम्स की अगर आप बात कर लो, ठीक है, एटम्स का यहां पर जो साइज है इट इज 0.1 नैनोमीटर। ये इतने स्मॉल स्ट्रक्चर हैं कि इनको देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप भी जो है वो फेल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्रिएचर्स या ऑब्जेक्ट्स जिसको आप हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही सिर्फ देख सकते हो, तो आपको उसके लिए ब्लू वाली स्ट्रिप को देखना पड़ेगा। तो ये वाली कैटेगरी देखो, अगर आप एमीबा की रेंज को टच कर रहा है ये ब्लू स्ट्रिप, और नीचे एटम्स तक ये आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कुछ जो बहुत ही ज्यादा छोटे अमीबाज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो जाइंट अमीबाज है स्टारफिश जैसे, वो आपको नेकेड आई से दिख जाएंगे। कुछ अमीबाज आपको, मतलब ज्यादातर अमीबाज आप मान लो आपको लाइट माइक्रोस्कोप से भी दिख जाएंगे। कुछ का स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, लाइट माइक्रोस्कोप से आप उसको देख तो लोगे लेकिन उसकी क्रिस्टल क्लियर इमेज, हाई रेजोल्यूशन इमेज आप उसकी नहीं जो है प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए आपको चाहिए पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो एमीबा ज्यादातर प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, न्यूक्लियस, बैक्टीरिया, जो कि एंड में यहां पर जो ऑरेंज वाली स्ट्रिप के अंदर था, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर था। अगर आपको उसका रेजोल्यूशन हाई करके देखना है, क्योंकि आपके डाउट हो सकता है कि सर ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप दिखवाने की बात कर रहे हो वो अपने लाइट माइक्रोस्कोप में भी लिखी हुई थी। तो दोस्तों यहां पर देखो ना, ये स्ट्रिप जो है ये ओवरलैप भी तो कर रही है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्यों इसको इंक्लूड करा गया है? अगर आपको इसकी बेटर क्लैरिटी के साथ हाई रेजोल्यूशन वाली एनलार्ज इमेज अगर चाहिए और डिटेल में जाकर, गहराई से जाकर अगर आप जूम करके उसके पार्ट्स को, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हो, तो ये वाला माइक्रोस्कोप जो होता है बेस्ट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है। आप इनको अगर डिटेल तरीके से हाई रेजोल्यूशन के साथ एनलार्ज इमेज अगर इनकी एकदम क्रिस्टल क्लियर मैनर में अगर आप चाहते हो, तो आपको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऐसे पावरफुल माइक्रोस्कोप को जिसका रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप से भी काफी अधिक मात्रा में ज्यादा होता है, ऐसे माइक्रोस्कोप को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि ये जो फिगर है ये आपको अलग अलग दिखाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इनविजिबल वर्ल्ड का पार्ट है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं,
तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, अलग अलग टूल्स की मदद से। वैसे यहाँ पर दो ही टूल्स गिवन है, एक लाइट माइक्रोस्कोप जो स्कूल्स वगैरह में यूज करा जाता है, एक उससे भी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, टाइनीएस्ट एटम्स वगैरह को आप इनसे कैसे देख सकते हो। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज को जानते हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था ये जो पूरी की पूरी मेरी डिस्कशन सीरीज चल रही है, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा ताकि एमसीक्यूज वगैरह में आपकी हेल्प हो। ठीक है, तो टिश्यू के बारे में हमने जाना था। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसको हम टिश्यू कहते हैं, कोई डाउट नहीं होगा आपको। ऑर्गन, ठीक है, ये डिफरेंट टिश्यूज जब मिल जाते हैं, अलग अलग टिश्यूज, और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम, जब एक से ज्यादा ऑर्गन साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं और एक प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को हमने जाना था। मिनिमम डिस्टेंस, एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जिस पर हमें दो ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग नजर आए, ओवरलैप ना हो, हमारी आईज उसको देख सके, वो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट को, उसकी इमेज को एनलार्ज करके देखना, उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, माइक्रोस्कोप में यूज करे जाने वाले लेंस होते हैं, ठीक है, जो कि मैग्निफिकेशन के लिए, इमेज को एनलार्ज करने के लिए यूज करे जाते हैं। और सेल, ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ का। अब अभी तक जो हमने डिस्कशन में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज जानी है उसको देख लेते हैं जो हमारे चैप्टर्स में अभी तक आ चुकी है। नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है जिससे आपको कोई भी चीज क्रिस्टल क्लियर मैनर में देखने को, कंफर्टेबल तरीके से आंखों से देखने को मिल जाती है, वो है 25 सेंटीमीटर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आई की कितनी है कि जहां पर ऐसा मिनिमम डिस्टेंस हो जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हमारी आई सेपरेट करके देख सके, वो ओवरलैप ना हो, ठीक है, वो है 0.1 मिलीमीटर। और रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप अपना खुद से बनाया था, जिसपे उसने कॉर्क को लेकर, एज अ सैंपल लेकर उसके सेल्स को स्टडी करा था, उसका रेजोल्यूशन पावर कितना था, 200 से 300x मैग्निफिकेशन पावर था उसका। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ये अभी तक हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी एक जिस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो माइक्रोस्कोप है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में माइक्रोस्कोप दिखाया था जिसकी इमेज एनसीईआरटी में हमारे गिवन है। ठीक है, ये वाली इमेज हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। कोई भी आप इमेज वैसे देखोगे तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही दिखता है। याद रखना, हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको जो भी वहां पर लेबलिंग गिवन थी उसके सिर्फ पार्ट्स बता दिए थे मैंने आपको, है ना, कि उसको आईपीस लेंस कहते हैं, इसको हैंडल कहते हैं, एक बेस होता है, ठीक है, और एक स्टेज होती है जहां पर हम सैंपल को, स्पेसिमेन को रखते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताती थी। अब डिटेल तरीके से जानते हैं कि हर एक जो लाइट माइक्रोस्कोप का जो पार्ट है उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, ठीक है, वो हमें मदद करता है कि हम अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उसके स्ट्रक्चर को, जैसे आपने कोई भी सेल, बैक्टीरिया वगैरह ले रखा है, उसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। वो क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से दिखते नहीं है, तो उसके लिए हमें एक साइंटिफिक डिवाइस की नीड पड़ती है जिसको हम नाम देते हैं साइंस में माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अब ये माइक्रोस्कोप है आपके सामने, मैंने इसको ऑलरेडी लेबल नहीं कर रखा है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम यहाँ पर उसको जीरो लेवल से खुद से लेबलिंग करेंगे और एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जहां पर टॉप पर आप अपनी आंखों से, जैसे मतलब मान लो आपने बेस पर यहाँ पर एक सैंपल रखा हुआ है, ठीक है, प्याज का छिलका आपने रखा हुआ है, किसी भी चीज को आपको स्टडी करना है, आप वो एक माइक्रोस्कोपिक चीज है, आपको उसको एनलार्ज वे में देखना है। तो जहां से आप अपनी आंखों के थ्रू, जैसे आप दूरबीन से, बाइनोकुलर से कोई भी चीज देखते हो, तो जहां से आप उसको देखोगे वो जो जगह होती है वो टॉप की जगह होती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली जगह होती है, और ये वाली जगह को हम लोग कहते हैं आई पीस, और यहां पर लेंस लगा रहता है, इसलिए हम इसको आई पीस लेंस कहते हैं। ठीक है, जनरली ये जो लेंसेज लगे रहते हैं यहां पर माइक्रोस्कोप के अंदर, ये सारे के सारे, एक यहां पर भी लेंस होता है, एक ऊपर भी लेंस होता है ना, ये वाला जो होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऊपर वाला आई पीस लेंस होता है। ये जो लेंस होते हैं, अगर सवाल आपको है कि कौन से लेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लाइट माइक्रोस्कोप की क्योंकि मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन पावर इतनी हाई नहीं है, हमने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर में, 10x से लेकर 40x तक ही इसकी पावर होती है। तो ये वाला माइक्रोस्कोप जो है ये विजिबल लाइट के अंदर काम कर लेता है, और वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वहां पर विजिबल लाइट से काम नहीं चलता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमें चाहिए पड़ते हैं।
ताकि हम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी की, हाई रेजोल्यूशन की एक मैग्नीफाइड इमेज जो है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिस सैंपल को, जिस स्पेसिमेन को, जिस ऑब्जेक्ट को, उसकी इमेज को हम बेटर क्लैरिटी के साथ, एनलार्ज वे में, हाई रेजोल्यूशन के साथ ऑब्टेन कर सके। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट काम नहीं आती है। यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप, जो स्कूलों में माइक्रोस्कोप यूज होते हैं, वहां पर विजिबल लाइट से आपका काम चल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। तो एक एक करके हम इसको जानते हैं। ये जो आई पीस है, ये वाली जगह है आई पीस। यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, आई पीस लेंस, जो कि अपने आप में कॉन्वेक्स लेंस है। इसको ओक्यूलर लेंस भी कहते हैं, ठीक है। आई पीस लेंस को ओक्यूलर लेंस भी कहते हैं। क्या करता है, ये एक ऐसा लेंस होता है जिसके थ्रू आप झांकते हो अपना जो सैंपल आपने यहां पर रख रखा होता है उसकी इमेज को देखने के लिए, ठीक है। यहां पर इमेज जो है वो मैग्नीफाई होती है। लेकिन दोस्तों अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये वाली लेबलिंग्स वगैरह, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने क्यों लिखी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो कि हम यहीं से जो है इमेज को देखते हैं। वो तो बात सही है आपकी कि आप यहीं से इमेज को देखोगे। आंख जो है पूरे माइक्रोस्कोप में, आपकी जो आईज है वो कहीं और नहीं जाएगी, वो सिर्फ यहीं जाएगी। यहां से जाकर आप नीचे झांकोगे, ठीक है, और वहां पर आपको एनलार्ज इमेज मिलेगी। लेकिन ये जो इमेज जनरेट जो होती है सबसे पहले, वो यहां पर होती है। अगर इमेज जनरेशन की बात करें कोई आपसे माइक्रोस्कोप में, कहां पर होती है इमेज ना, इस जगह पर जहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां पर जो इमेज होती है वो जनरेट होती है। उसके बाद जो यहां पर इमेज जनरेट हुई है, उसको आप जो देख रहे हो ऊपर की तरफ, वो यहां पर सिर्फ आप उसको देख रहे हो, ठीक है। जनरेट हुई है ऑब्जेक्टिव लेंस में, ठीक है, देख रहे हो आप आईपीस लेंस में। तो यहां पर देखो लिखा भी हुआ है मैंने कि ये मैग्नीफाई करता है इमेज को, जिसको फॉर्म करा था ऑब्जेक्टिव लेंस ने। ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज फॉर्मेशन में मदद करता है। ये सिर्फ आपको जो आईपीस लेंस है, जिसको हम ओकुलर लेंस भी कह रहे हैं, ये सिर्फ आपको इमेज को दिखाता है, ठीक है। यूजली इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो 10x होती है। और वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रेंज बता दी थी, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन भी है, 10x to 40x होती है, ठीक है। जनरली इसकी भी ये आईपीएस लेंस की भी और ऑब्जेक्टिव लेंस की भी जनरली लाइट माइक्रोस्कोप में इतनी ही होती है। सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ज्यादा गुना भी हो सकती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये आपको फाइनल एनलार्ज इमेज देता है, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, फाइनल देता है इमेज, ठीक है। तो जनरेट किसने करा था सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। फाइनल इमेज कहां पर मिलेगी आपको, आईपीस लेंस के अंदर, जिसको हम ओकुलर लेंस भी कह रहे हैं, ठीक है। पहला वाला पार्ट क्लियर। उसके बाद ये वाला जो आप ब्लैक कलर का जो बेस देख रहे हो, ये मोटा सा एक जो बेस है आपका, इसको हम कहते हैं दोस्तों बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब क्या करता है, इस वाली जगह पर है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां पर है आपके आईपीस लेंस, ठीक है। बॉडी ट्यूब आईपीस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस, या उल्टा भी बोल लो, ऑब्जेक्टिव लेंस को आईपीस लेंस से कनेक्ट करने का काम करता है। जनरेट होगी इमेज यहां पर। अब इमेज यहां पर जनरेट होगी तो इंसान यहां पर आके ऐसे झुककर थोड़ी ना देखेगा उसको। एक ऑब्जर्वर को तो कंफर्टेबल वे में इमेज को देखना है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस में इमेज जनरेट हुई, देखी जाएगी वो आईपीस लेंस में। तो यहां इस वाले लेंस में और इस वाले लेंस में एक कनेक्शन भी तो होना चाहिए। तो जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है ये ब्लैक वाला हिस्सा है, जो मोटा सा आपको हिस्सा दिख रहा है ब्लैक वाला, ये होता है हिस्सा, और इसको हम कहते हैं बॉडी ट्यूब। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आईपीस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस से, ठीक है। और ये करेक्ट डिस्टेंस पे होता है दोनों लेंसेज में, दोनों लेंसेज के बीच में, ताकि यहां पर जो इमेज जनरेट हुई है वो करेक्ट डिस्टेंस पर होते हुए एक ऑब्जर्वर की आंख में उसको दिखाई दे, वहां तक वो इमेज पहुंच जाए आईपीस लेंस तक, जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस में जनरेट हुई थी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ये इंश्योर करना कि ऑप्टिकल सिस्टम के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट हो इमेज की। प्रॉपर अलाइनमेंट का मतलब ये है, जैसी इमेज यहां पर प्रोड्यूस हुई है, जितना भी उसका रेजोल्यूशन है, जितना भी उसका साइज है, डिट्टो उसका रेप्लिका, डिट्टो उसकी फोटोकॉपी ऑब्जर्वर को यहां पर आईपीस लेंस पर दिख सके, ठीक है। जैसी इमेज फॉर्म हुई है ऑब्जेक्टिव लेंस पर, एग्जैक्टली वो आपको आईपीस लेंस पर दिख सके, ये उसका फंक्शन होता है। ऑप्टिकल सिस्टम मतलब आप उसको देख सको, ऑब्जर्वर उसको अपनी नजरों से वैसी ही देख सके जैसी वो बनी थी। बनी कहां पर थी, इस वाले हिस्से पर। देख कहां पर रहा है ऑब्जर्वर उसको, इस वाले हिस्से पर, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब बात करते हैं नीचे हमारे मेन लेंस की, जो कि इमेज जनरेशन में मदद करता है।
वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये स्पाइसमैन के पास लोकेट होता है। स्पाइसमैन दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो भी आप प्लेट पर जैसे मतलब मान लो ये देखो आपने एक कांच की प्लेट होती है बायोलॉजी की लैब में, अगर अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है, इस साल आपके टीचर्स आपको एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, आप देख लोगे। आपने एक चीक सेल या प्याज के छिलके के ऊपर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कांच के ऊपर आपने ऐसे यहाँ पर रखा, तो ये क्या है, आपको जिस भी चीज को आप स्टडी कर रहे हो, प्याज के छिलके को या टूथपिक से आपने अपने मुंह के अंदर से चीक सेल्स को निकाला, ये सब है क्या, ये सब सैंपल है ना, ठीक है। ये सब क्या है, ये सैंपल्स हैं। सैंपल्स को आप रखोगे कहां पर, ये जो प्लेट आपको दिख रही है ना, जो बेस आपको दिख रहा है, यहां पर आप रखोगे। इसी सैंपल को दूसरा नाम दिया जा रहा है स्पाइसमैन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये स्पाइसमैन क्या है, सैंपल को ही बोलते हैं साइंस में। तो ये लोकेटेड होता है नियर द स्पाइसमैन। कैसे, ये देखो लेंस बिल्कुल यहां पर है, ये लेंस है, और यहीं पर तो आप अपनी प्लेट रखोगे, ये वाली, ये जो कांच की प्लेट है जिसके ऊपर आपका स्पाइसमैन है, जिसके ऊपर अपना सैंपल है, आप उसको ऐसे ही तो बिछाओगे तो बिल्कुल उसके पास है ये पहली मैग्नीफाइड इमेज को फॉर्म करता है पूरे माइक्रोस्कोप में। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि मैग्नीफाइड इमेज या इमेज फॉर्म होती कहां पर है, मैग्नीफाइड वगैरह सब छोड़ दो, इमेज फॉर्म कहां पर होती है सबसे पहले, आंसर इज ऑब्जेक्टिव लेंस, इस वाली जगह पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप्स के अंदर, जनरली उनकी रेजोल्यूशन पावर जो होती है वो 10x से 40x तक की मैग्निफिकेशन पावर होती है, और यहां पर मैग्निफिकेशन आराम से विजिबल लाइट के अंदर हो जाती है। विजिबल लाइट मतलब जैसे आसपास, ये जो मेरे आसपास जैसे रोशनी पड़ रही है, तो लेबोरेटरी कंडीशंस में जो नॉर्मल ट्यूबलाइट्स वगैरह बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, उनकी लाइट में इसका काम हो जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ज्यादातर मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को प्रोवाइड यही करता है, क्योंकि यहां पर अगर इमेज अगर अच्छी फॉर्म नहीं हो पाई तो ऑब्जर्वर आईपीस लेंस से जहां से अपनी आंखों से उस इमेज को देख रहा है वो अच्छे तरीके से देख नहीं पाएगा, क्योंकि यहां की इमेज बिगड़ गई, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस को सिलेक्ट करा जाता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा ऑब्जेक्टिव लेंस लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायर्ड एनलार्जमेंट। कि अगर आपको लगता है कि सैंपल अच्छा खासा बड़े साइज का है तो 10x के मैग्निफिकेशन लेंस की पावर वाले लेंस से भी काम चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो सैंपल आपने लिया है, जो स्पाइसमैन आपने लिया है, जो ऑब्जेक्ट लिया आपने स्टडी करने के लिए, वो साइज बहुत छोटा है उसका, और उसकी आपको थोड़ी सी बड़ी इमेज अगर आपको चाहिए तो आप 10x से होते हुए 20x की तरफ मूव कर जाओ, और रेजोल्यूशन चाहिए तो 30x की तरफ मूव कर जाओ, और रेजोल्यूशन चाहिए तो 40x की तरफ मूव कर जाओ। इसके बाद ये वाला माइक्रोस्कोप जो होता है ये फेल साबित होता है, ठीक है। अगर फिर आपको और अच्छी इमेज चाहिए, सैंपल का साइज और छोटा है, वो मैग्नीफाई नहीं हो पा रहा, तो आपको फिर शिफ्ट होना पड़ेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये चीज यहां तक क्लियर। चौथे पार्ट की तरफ बात करते हैं दोस्तों हम, स्टेज। यहां पर ये जो आप अपनी प्लेट रखोगे ना, ये कांच वाली ये जो प्लेट लाकर आप यहां पर रखोगे, तो जिस भी ये प्लेटफॉर्म पे रखोगे, इस प्लेटफॉर्म को दोस्तों माइक्रोस्कोप के अंदर बोलते हैं स्टेज। ये एक प्लेटफॉर्म होता है, फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है, देख पा रहे हो जैसा कि आप, जहां पर आप स्लाइड को अपनी प्लेस करोगे। जो स्पाइसमैन है, जो सैंपल है, वो इस प्लेटफॉर्म पर रहता है जब तक आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। यहां पर आपने ऑब्जेक्टिव लेंस से उसको पूरा का पूरा सेट कर दिया, फिर आईपीस लेंस से आप उसको देखकर आपको जो भी नोट डाउन करना है अपनी कॉपी नोटबुक वगैरह में ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप वो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये स्लाइड को सपोर्ट करता है। एक बार आपने स्लाइड को यहाँ पर इंसर्ट करा इस कांच वाली प्लेट के ऊपर, जिसके ऊपर प्याज का छिलका या चीक सेल या कोई भी सैंपल रखा हुआ है, आपने इसको यहाँ पर इंसर्ट करा, आराम से आप उसके बाद जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पांचवा पार्ट है माइक्रोस्कोप का, वो है यहाँ पर ये जो शीशा लगा हुआ है, मिरर, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये यहाँ पर शीशे का क्या काम है, ये शीशा यहाँ पर क्यों लगा हुआ है। जानते हैं, ये ना स्टेज के जस्ट नीचे लगा होता है। देखो ये है आपकी स्टेज, ये है आपका जो पार्ट है, ये स्टेज है। इस स्टेज के अगर आप यहाँ पर देखो, इसके नीचे लगा हुआ है मिरर, है ना। ये क्या करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द स्पाइसमैन। यहाँ पर जैसे कोई भी आसपास की जो रोशनी है, जैसे आपने शीशे से वो करते हुए कभी कभार देखा होगा, धूप जैसे पड़ रही है आपके शीशे के ऊपर, तो आप शीशे को ऐसे ऐसे घुमाकर देखोगे तो दीवार पर जो है वो रोशनी पड़ती है। तो उसको ऐसे फिट करा जाता है कि लाइट यहाँ पर पड़े और ये सैंपल के ऊपर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, देखो एक ये छेद है यहाँ पर, ये सैंपल के ऊपर प्रॉपर तरीके से रोशनी मारे, क्योंकि सैंपल के ऊपर जैसी रोशनी पड़ेगी, और ये रोशनी आएगी कहाँ से, इसलिए यहां पर बोला जाता है कि लाइट माइक्रोस्कोप का काम जो होता है वो विजिबल लाइट के अंदर इजीली हो जाता है। आसपास ये जो ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह जो होते हैं लेबोरेटरी के अंदर, यहां से रोशनी पड़ेगी, मिरर के ऊपर रोशनी पड़ी,
मिरर को हमने जैसे मतलब मान लो इसको आप मिरर मान लो, मेरी घड़ी को, इसके ऊपर ये रोशनी पड़ी, इसको मैंने ऐसे हल्के से, जैसे मेरे को अलाइनमेंट करना है कि ऊपर ये सैंपल पड़ा हुआ है, मैंने इसको ऐसे ऐसे करते हुए अलाइन करा, और अब ये सैंपल एक कांच की प्लेट पर पड़ा हुआ है, आराम से उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो आराम से वो जो इमेज है वो आपको क्रिस्टल क्लियर मैनर में कैप्चर करने को मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द स्पेसिमेन। इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स इल्यूमिनेशन, रोशनी देता है ताकि अंधेरा अंधेरा ना लगे ऑब्जेक्टिव लेंस को। चीज दिखनी भी तो चाहिए, आईपीस लेंस से आप देख लोगे, ऑब्जेक्टिव लेंस जनरेट कर लेगा, तो वो यहाँ पर आपको दिखना भी तो चाहिए बीइंग ऑब्जर्वर कि आप देख पा रहे हो उसको, तो रोशनी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये कोई बिजली से चलने वाला माइक्रोस्कोप नहीं है, ये विजिबल लाइट को, आसपास के एनवायरमेंट की लाइट को कैप्चर करके आपको इमेज जनरेट करके देगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका 6th पार्ट आता है। एक यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 नॉब्स होती है माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। एक ये वाली नॉब है, नॉब मतलब जैसे एक हैंडल होता है, एक साइड में एक व्हील लगा होता है जिसको आप एडजस्ट करते हो, जैसे हमारी वॉच वगैरह में ये जो साइड में टाइम एडजस्ट करने के लिए व्हील लगा होता है, ये भी एक नॉब होती है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर एक ही नीचे की साइड पे नॉब होती है, एक ही ऊपर की साइड पे नॉब होती है। तो हम जानते हैं नॉब्स का काम क्या है, दोनों नॉब्स एक दूसरे से अलग कहते हैं कैसे हैं, और पहले हम कौन सी नॉब को इस्तेमाल करते हैं, बाद में कौन सी नॉब को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों होती है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ये वाली जो नॉब होती है ना, इसी को हम कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ठीक है, ये इनिशियल फोकस करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे मैंने मान लो आपने यहां पर ये जो सैंपल है इसको रख दिया, जो मिरर है उसके ऊपर लाइट भी पड़ रही है, उस लाइट को भी आपने एडजस्ट कर दिया। अब आपको कितनी डिटेल में कितना जूम करके, जैसे कैमरे को मैंने आपको बताया था ना, आप जूम करते हो, जैसे मैंने मान लो कि मुझे इसको कैप्चर करना है अपने कैमरे से, और मैं चाहता हूं कि इसकी टिप मेरे को दिख जाए मेरे फोन के कैमरे से, तो फोन का कैमरा कब तक मैं जूम करते रहूं कि इसकी टिप मुझे क्रिस्टल क्लियर विदाउट गेटिंग ब्लर्ड इफेक्ट, मुझे ये क्रिस्टल क्लियर मैनर में नजर आ जाए। तो ऐसे यहां पर हम नॉब को तब तक घुमाते रहते हैं जब तक जिस सैंपल को या उसके सैंपल के अंदर जो पार्ट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जब तक उसके पार्ट को, जो भी मेरा टारगेट है स्टडी करने का, वो जब तक मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा, तो मैं ऐसे करके उसकी नॉब को धीरे धीरे करके घुमाता रहूंगा, एडजस्ट करता रहूंगा। ठीक है, तो वो जो पहली नॉब होती है ये होती है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ठीक है, इट मूव्स द बॉडी ट्यूब रैपिडली, इससे बॉडी ट्यूब जो है वो जल्दी जल्दी मूव होती है। इसका मेन काम क्या होता है? इट ब्रिंग्स द स्पेसिमेन अप्रोक्सीमेटली इनटू फोकस में लाने का काम। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कैमरे की मैं इमेज को जूम करूंगा, तब तक मैं उसको जूम करता रहूंगा जब तक ये इस चीज को मेरा फोन का कैमरा कैप्चर ना करने लग जाए, इसके ऊपर फोकस ना करने लग जाए, और धुंधला नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, तो हम इसको एडजस्ट करना पड़ता है लेंस को, उसके लिए ये वाला नॉब काम आता है जिसको हम कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ठीक है, अब आता है दूसरा फाइन एडजस्टमेंट नॉब। ये वाला जो नॉब है इसको हम कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब। ठीक है, तो ये जो है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब से आपने पहले लेंस को अच्छे से सेट कर लिया, उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट नॉब से आप क्या करोगे, छोटे छोटे जो मूवमेंट्स हैं, जहां जहां भी कमी रह गई है, थोड़ा सा आपको इमेज जो है 19-20 का फर्क लग रहा है आपको इमेज में, तो उसको आप सेट कर लोगे। इससे होता है कि फाइन एडजस्टमेंट नॉब से एकदम शार्प और क्लियर इमेज को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए नॉब को यहां पर एडजस्ट करा जाता है दूसरी बार। तो ये दूसरा नॉब होता है जिसको हम कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब। ठीक है, उसके बाद आता है 2 इजी वाले पार्ट्स हैं। एक है आपके माइक्रोस्कोप का हैंडल होता है ये। ठीक है, यहीं से आप पकड़कर, या आपकी टीचर पकड़कर इसको टेबल पे इधर उधर यहां वहां ऐसे करके आप रखते हो उसको, जैसे आपका कॉफी मग होता है ना, जैसे आप उसको पकड़ते हो। तो माइक्रोस्कोप को हम कहां से पकड़ेंगे? क्या मैं इसको आईपीस लेंस की तरफ से उठा लूं? अगर क्या पता इसका जो नीचे वजन भारी हुआ तो इसका ये लेंस निकल जाए, कोई डैमेज हो जाए इसके अंदर। तो माइक्रोस्कोप को पकड़ा कहां से जाता है? माइक्रोस्कोप को यहां से पकड़ा जाता है कॉफी मग की तरह, जैसे मतलब मान लो हम ऐसे करके इसको होल्ड कर लेंगे, तो ये होता है नॉर्मल सा हैंडल। तो ये यूज कर जाता है टू होल्ड एंड कैरी द माइक्रोस्कोप केयरफुली। इसका फंक्शन ये होता है कि ये अपर पार्ट को सपोर्ट करता है, बाकी सारे पार्ट्स को सपोर्ट करता है, और डैमेज भी नहीं आने देता किसी प्रकार का। ठीक है, उसके बाद होता है आपका माइक्रोस्कोप का यहां पर बेस। ये वाली जो जगह होती है आपके माइक्रोस्कोप में, ये होता है आपके माइक्रोस्कोप का बेस। तो जो बॉटम पोर्शन होता है माइक्रोस्कोप का, जहां पर माइक्रोस्कोप टिकेगा आराम से, हिले डोले नहीं, एक जगह पर वो टिका रहे, एक जगह पर वो स्थिर रहे,
ये है माइक्रोस्कोप का आपका बेस। इसका फंक्शन ये है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है माइक्रोस्कोप को, एक जगह पर ये टिका रहता है, इधर उधर मूव नहीं करता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के अंडर हम मैग्नीफाइड इमेजेस को देखते हैं, जैसे अनियन पील या जो भी आपका सैंपल है, ठीक है, A to Z कुछ भी आपने सैंपल ले रखा है स्टडी करने के लिए, जिसको आप नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, उसकी विजिबिलिटी नहीं थी अनएडेड आई से, तो आप माइक्रोस्कोप की सहारे से, उसकी मदद लेकर आप मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त कर सकते हो ऐसी चीज़ों की। और साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का जो रियल साइज है वो प्राप्त करा जा सके, ठीक है। वो कुछ कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं और उन कैलकुलेशंस को हम भी जानेंगे आगे चलकर। एक आपका अनियन पील की यहाँ पर एक केस स्टडी गिवन है, उसके अंदर आप जानोगे कि किस तरीके से हम माइक्रोस्कोप की जो इमेज हमें मिल रखी होती है मैग्नीफाइड वाली, हाई रेजोल्यूशन वाली, हम क्या उसके अंदर पता लगाते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि जो एक सैंपल हमें मिला है, ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने स्टडी करा है उसका एक्चुअली में रियल साइज है कितना, ठीक है, हम उसको पता कैसे लगाएंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कुछ कैलकुलेशंस होती है, जिसको हम अगले लेक्चर में जानेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।